नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान और जीवन जीने की कला का एक पूरा महासागर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्ध साहित्य की। तो चलिए इस ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है ना, कि क्या ये सारी किताबें सिर्फ धर्म और पूजा पाठ के बारे में ही हैं? अक्सर लोगों की यही धारणा होती है। लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये साहित्य इंसान के मन, उसके दुखों और उन दुखों से बाहर निकलने के रास्तों का एक बहुत ही गहरा और लॉजिकल एनालिसिस है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक तरह से जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो आखिर ये बौद्ध साहित्य है क्या? दरअसल ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, उनके संवादों और उनके दिए गए नियमों का एक कलेक्शन है। और एक बड़ी मजेदार बात यह है कि बुद्ध ने खुद कुछ भी नहीं लिखा था। सोचिए, उनकी सारी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर और याद करके ही आगे बढ़ी। बहुत बहुत बाद में जाकर इन्हें लिखा गया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे साहित्य का असली मकसद था क्या। देखिए, इस साहित्य का जो मेन पर्पस था वो सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाना था। ये सबसे पहले इंसानी दुख, जिसे दुख कहा गया है, उसे एनालाइज करता है। फिर ये ढूंढता है कि इस दुख की जड़ क्या है, इसका कारण क्या है, और फिर ये उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। ये शांति, करुणा, अहिंसा, इन सब को बढ़ावा देने के लिए एक प्रैक्टिकल एथिकल फ्रेमवर्क देता है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, यानी त्रिपिटक पर। इसे आप इस पूरे ज्ञान की नींव, फाउंडेशन समझ सकते हैं। त्रिपिटक, इसका मतलब है 3 पिटारे या 3 बास्केट्स। कितना सिंपल और पावरफुल तरीका है ना? बुद्ध की सारी शिक्षाओं को ऑर्गेनाइज करने का, मानो ज्ञान को 3 अलग अलग टोकरियों में रख दिया गया हो, ताकि इसे समझना आसान हो जाए। तो पहला पिटारा है विनय पिटक। इसे आप आसान भाषा में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक रूल बुक कह सकते हैं। इसमें संघ, यानी जो मोनास्टिक कम्युनिटी थी, उनके लिए अनुशासन के नियम, कोड ऑफ कंडक्ट और रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीनी है, ये सब बताया गया है। इसका मकसद था कि पूरी कम्युनिटी डिसिप्लिन्ड और प्योर रहे। दूसरा पिटारा, और शायद सबसे जरूरी, वो है सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के जो कोर उपदेश है, जो उनकी मेन टीचिंग्स हैं, वो मिलती हैं, जैसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ये सारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी में हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसका उद्देश्य सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान को एक सही और मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता दिखाना है। और फिर आता है तीसरा पिटारा, अभिधम्म पिटक। ये है हायर फिलॉसफी का बास्केट। ये मन, चेतना और रियलिटी क्या है, इसका बहुत ही गहरा, बहुत ही साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये समझाता है कि कोई भी चीज़ क्यों और कैसे काम करती है। ये बहुत डीप है। तो अगर हम इसे एक लाइन में समझें, विनय पिटक हो गई रूल्स बुक, सुत्त पिटक हो गई टीचिंग्स और अभिधम्म पिटक हो गई डीप फिलॉसफी, नियम, उपदेश और दर्शन। बस यही है ज्ञान के ये 3 पिटारे। लेकिन कहानी त्रिपिटक पर ही खत्म नहीं होती। बौद्ध साहित्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा भी कई कमाल के ग्रंथ हैं जो इस ज्ञान को और भी इंटरेस्टिंग और एक्सेसिबल बनाते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा मशहूर हैं जातक कथाएं। तो ये जातक कथाएं हैं क्या? असल में ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। इन कहानियों में वो कभी राजा बनकर आते हैं, तो कभी कोई जानवर, कभी एक तपस्वी, तो कभी कोई आम इंसान। हर कहानी के अंत में एक नैतिक शिक्षा होती है, करुणा पर, ईमानदारी पर। सीधी सरल भाषा में कहें तो ये मॉरल स्टोरीज हैं, जो बड़े बड़े फिलोसॉफिकल आइडियाज को भी बच्चों की कहानी जैसा आसान बना देती हैं। एक और बहुत ही यूनिक ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हा। ये एक ग्रीक राजा थे मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन, उनके बीच हुई बातचीत है। एक तरह का फिलोसॉफिकल Q&A सेशन। इसमें आत्मा क्या है, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, ऐसे गहरे सवालों पर लॉजिक और रीजन के साथ बहस होती है। इसमें एक मशहूर रथ का उदाहरण भी है, जो दिखाता है कि कैसे तर्क के जरिए मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये लिटरेचर आज भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका असर हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है?
इसके महत्व को हम 4 पिलर्स पर समझ सकते हैं। पहला तो जाहिर है धार्मिक, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की नींव है। दूसरा हिस्टोरिकल, ये हमें प्राचीन भारत के समाज, वहाँ के राजाओं के बारे में बहुत भरोसेमंद जानकारी देता है। तीसरा फिलॉसफिकल, ये जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब लॉजिक के बेस पर देता है। और चौथा कल्चरल, क्योंकि इसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर पर बहुत गहरा असर डाला है। और आखिर में ये पूरा साहित्य हमें उस दौर के भारत की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाता है। कह सकते हैं कि ये प्राचीन भारत का एक आईना है। और ये आईना हमें एक ऐसा समाज दिखाता है जो कॉन्ट्रास्ट से भरा था। एक तरफ पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो दूसरी तरफ खेती और व्यापार की वजह से इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही थी। जहां एक तरफ समाज कठोर जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म जैसे सुधार आंदोलन सबको बराबरी का हक देने की बात कर रहे थे। एक तरफ वैदिक कर्मकांडों का जोर था, तो दूसरी तरफ तर्क और अनुभव पर आधारित नए नए दर्शन भी पैदा हो रहे थे। और यही बात इस साहित्य को इतना खास बना देती है। ये हमें एक बैलेंस्ड, रियल और जिंदा दिल प्राचीन भारत से मिलवाता है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत की वास्तविकता को समझने का सबसे विश्वसनीय दर्पण है। ये सिर्फ अतीत का कोई दस्तावेज नहीं, बल्कि आज के लिए भी ज्ञान का एक खजाना है।